तो आज मैं शडर ओरिजिनल फैंटेसी हॉरर फिल्म द मॉर्चुअरी कलेक्शन की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। ये फिल्म भी एक हॉरर एंथोलॉजी है जस्ट लाइक बुक्स ऑफ ब्लड, बट इसके अंदर हमको 5 खतरनाक स्टोरीज देखने को मिलती हैं जो कि एक के बाद एक डार्क और ट्विस्टेड होती जाती है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं रायन स्पिंडल। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये काफी क्रीपी फिल्म है। और हाल ही में मैंने ब्लैक बॉक्स 2020 फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि काफी अच्छी फिल्म है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक किताब को दिखाते हुए जिसके अंदर कुछ कहानियां थी एंड इनको कोई ना कोई रीड कर रहा था फॉर अस मीनिंग ऑडियंस। अब 1980s में एक रेवंस एंड नाम के एक छोटे टाउन में कहानी शुरू होती है जहां पर एक बच्चा डेली न्यूज़पेपर बांट रहा होता है जिसमें एक टूथ फेरी के बारे में मेंशन था। खैर वो एक विक्टोरियन स्टाइल में बनाए गए बड़े से मॉर्चुअरी हाउस के सामने न्यूज़पेपर डालता है। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वहां पर प्रीवियस दिनों के पेपर्स भी पड़े हुए थे, एज इन कोई उसे उठा नहीं रहा था। अब हम एक क्लोजअप शॉट में उस दिन की हेडलाइंस देखते हैं जहां पर कर्क्सडेल नामक एक मेंटल असाइलम में राइट्स हुए थे और वहां से कई सारे मेंटल पेशेंट्स बाहर भाग गए थे। अब वो बच्चा अपने कैमरे के साथ में उस बिल्डिंग के अंदर देखने जाता है क्योंकि वहां पर कोई भी न्यूज़पेपर नहीं उठाता। वो डोरबेल बजाता है पर वहां पर कोई भी नहीं आता। वो लेटर ओपनिंग वाले स्पेस से देखता है तो उसे 2 आंखें दिखाई देती हैं जिससे हड़बड़ी में उसका कैमरा वहीं पर अटक जाता है। अब एक ओल्ड आदमी जिसका नाम मॉन्टगोमेरी डार्क था वो डोर को खोलता है। वो बच्चा इसे देखकर डर जाता है और अपना कैमरा छोड़कर वहां से भाग जाता है। असल में मिस्टर डार्क एक मॉर्टिशियन था और उस दिन वो एक बच्चे लोगन के फ्यूनरल को कंडक्ट कर रहा था। इस घर के अंदर हम किताबों को खुद पे खुद शेल्फ से बाहर आते हुए देखते हैं और मिस्टर डार्क के हाथों में एक एंटीक वॉच को भी देखते हैं, जिससे एक बात तो साफ थी कि ये घर और मिस्टर डार्क नॉर्मल नहीं थे। फॉर नाउ फ्यूनरल के अंदर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर फ्यूनरल के बाद एक लड़की सैम अब लोगन के कॉफिन को देखने आती है। डार्क को ये लगता है कि ये भी लोगन की रिलेटिव होगी, पर सैम ये कहती है कि वो वहां पर जॉब ढूंढते हुए आई है एज बाहर हेल्प का बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर मॉर्चुअरी का सेटअप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सैम मिस्टर डार्क के रूम को देखती है जहां पर एक ग्लास के अंदर एक मरी हुई बटरफ्लाई थी और कई सारी किताबें भी थी जिसे डार्क डेथ स्टोरीज की बुक्स कहता है। उन बुक्स में सभी मरने वाले लोगों की स्टोरीज थी जहां पर लिखा गया था कि ना सिर्फ वो मरे कैसे बल्कि क्यों मरे। यहाँ पर सैम कैजुअल केयरलेस फनी टीनेजर गर्ल थी जिसे ये स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। अब वो मिस्टर डार्क को इंसिस्ट करती है कि वो कुछ डार्क ट्विस्टेड और ऑसम स्टोरी एक्सप्लेन करे जस्ट लाइक मी। यहाँ पर मिस्टर डार्क के पास कोई और काम मांगने नहीं आया था, तो वो इस नई लड़की के नखरे को एंटरटेन करता है और फिल्म की फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है। 1950s में एक यंग लेडी एक पार्टी में 3 आदमियों के वॉलेट को चुराती है। उनको चेक करने के लिए वो रेस्ट रूम में जाती है जहाँ की लाइट ऑन करने पर उसके हाथों पर कुछ चिपचिपा पदार्थ उसकी उंगलियों पर लग जाता है। वो तीनों वॉलेट के सारे पैसे अपने पास रखती है और उसके पास हम 2 चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो किसी डॉक्टर का वॉलेट और दूसरा एक वॉच जो कि मिस्टर डार्क की वॉच से मिलती जुलती थी। खैर अब वो जाने लगती है कि तभी उसे एक मिरर कैबिनेट दिखता है जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था। वो ग्रीड के कारण उसे खोलने जाती है पर वो नहीं खुलता। बाद में वो नेल फाइलर से उसको जबरदस्ती खोलती है, बट जो वो अंदर देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। वहां पर एक बड़ा सा मॉन्स्ट्रस क्रीचर उस पर हमला करने लगता है जिससे वो डर कर मिरर बंद करती है और जैसे ही वो भागने लगती है उसके हाथों से वो वॉच गिरकर टूट जाती है। अचानक से मिरर का गेट खुलता है और वो क्रीचर उसे पकड़कर खा जाता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है जो कि लाइट के स्विच पर चिपचिपे पदार्थ को एक्सप्लेन करता है। खैर सैम इस स्टोरी को सुनकर ये कहती है कि ये फन तो था बट स्पूकी ट्विस्टेड नहीं था। मिस्टर डार्क अब सैम को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए कहता है जिसके बाद अब वो उसे हाउस का टूर कराता है, यानी कि इस मॉर्चुअरी का। ये मॉर्चुअरी 180 साल से भी ज्यादा पुरानी थी जहां पर कई सारे मॉर्टिशियंस ने काम किया था। मिस्टर डार्क उनकी फोटोज को दिखाता है जहां पर डार्क को रिजेंबल करने वाला भी एक आदमी था। वो फोटो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी जिसे देखकर सैम को थोड़ा सा शक होता है कि मिस्टर डार्क की एज क्या होगी। अब मिस्टर डार्क एक और डेथ स्टोरी सुनाता है जिसका थीम था बेटर सेफ देन सॉरी।
ये कहानी 1960s की है, जहां पर एक लड़का जेक कैंपस में प्रोटेक्शन बांटकर गर्ल्स को इनवाइट करते हुए ये कहता है कि टाइम इज चेंजिंग, गर्ल्स एंड बॉयज जब चाहें जिसके साथ चाहें उसके साथ इंटीमेट हो सकते हैं, वो आजाद हैं, पेट्रियार्की मुर्दाबाद। अब कई सारी गर्ल्स उससे प्रोटेक्शन लेकर उसकी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। जेक सैंड्रा नाम की एक लड़की को भी प्रोटेक्शन देकर उसे भी इनवाइट करता है। अब हम कैंपस के बोर्ड में कई मिसिंग लड़कों की फोटोज को भी देखते हैं, जो कि थोड़ा सा वियर्ड था। पार्टी में जेक सैंड्रा के साथ विदाउट प्रोटेक्शन इंटीमेट होता है और झूठ बोलता है कि उसने प्रोटेक्शन यूज करी है। उस दिन तक जेक टोटल 67 गर्ल्स के साथ इंटीमेट हो चुका था और अगले दिन उसे मिरर पर सैंड्रा का नंबर लिपस्टिक से लिखा हुआ मिलता है और उसके लोअर एब्डोमेन एरिया में रैशेस भी हो जाते हैं। वो डॉक्टर कुबलर के पास चेकिंग के लिए जाता है। डॉक्टर कुबलर को जेक की रिपोर्ट देखकर शॉक लगता है, एज अपेरेंटली जेक प्रेग्नेंट था। जी हाँ, कोई क्रीचर उसके स्टमक के अंदर ग्रो हो रहा था और एक ही दिन में वो डिलीवरी स्टेज पर भी आ जाता है। जेक को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसके साथ में आखिर ये हो क्या रहा है। वो इस सब के लिए सैंड्रा को रेस्पॉन्सिबल मानता है। वो उसको कॉल करके उसके घर का एड्रेस लेता है, पर यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स उसको रेस्पेक्ट देते हैं कि वो 67 गर्ल्स के साथ इंटीमेट हुआ है। बट तभी जेक को लेबर पेन्स होने शुरू हो जाते हैं, जिससे अब वो सैंड्रा से मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि वो उसके साथ बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट हुआ था। सैंड्रा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे उसकी हालत पर छोड़ देती है और किसी नए लड़के के साथ में इंटीमेट होने के लिए फोन पर बात करती है। जेक अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि वो बचपन में बहुत ही ज्यादा फैट था, जिसके बाद उसने अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल दी थी, बट अब वो एक मॉन्स्टर बन गया है। सैंड्रा के पेरेंट्स जेक की डिलीवरी करते हैं, जहां पर वो एक मॉन्स्टरस बेबी को जन्म देता है। डिलीवरी के दौरान जेक मारा जाता है, एज वो बच्चा वहीं से जन्म लेता है जहां से वो इंटीमेट हुआ था। His stomach and lower area blasts, which was gross in my opinion. सैंड्रा की माँ उस बच्चे को बाकी सारे बेबी मॉन्स्टर्स के साथ में रखती है, इम्प्लाइंग कि सैंड्रा के साथ में कई लड़के बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट हुए थे और सभी मारे गए। इफ यू रिमेम्बर केयरफुली, हमने कॉलेज में कई सारे लड़कों के मिसिंग पोस्टर्स को देखा था, तो वो मिसिंग लड़के यही थे और ऊपर एटिक में जितने भी मॉन्स्टर बेबी थे वो सब उनके बच्चे थे। अब यहाँ पर आई थिंक ये फैमिली कोई एलियन स्पीशीज थी, क्योंकि फर्स्ट स्टोरी में भी हमने एक एलियन स्पीशीज को ही देखा था जिसने उस लड़की को वॉशरूम में मार दिया था। सैम को ये स्टोरी पसंद आती है क्योंकि इसमें रोमांस था, सस्पेंस था, हॉरर था और सोशल मैसेज भी था कि बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट नहीं होना चाहिए एंड गर्ल्स इन सब पेन से गुजरती हैं। एंड ऑनेस्टली ये स्टोरी देखकर मैं अनकंफर्टेबल सा हो गया था। खैर, अब मिस्टर डार्क अपना हाउस टूर जारी रखते हैं और सैम को नीचे बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं, जहां पर कॉर्प्स रूम था और वहां पर एक बॉडी रखी हुई थी। वो बॉडी कैरल नाम की एक लेडी की थी। अब थर्ड स्टोरी कैरल और उसके पति विंडल ओवेंस की है। 1970s में विंडल और कैरल की शादी होती है। जल्द ही कैरल बीमार पड़ जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से कैटाटोनिक स्टेट में चली जाती है, यानी कि उसकी बॉडी की मूवमेंट रुक जाती है और वो बेड रिडन हो जाती है। विंडल कई सालों तक कैरल को स्पून फीडिंग करके उसका ख्याल रखता है, पर धीरे धीरे वो भी परेशान हो गया था। फाइनेंशियल इश्यूज थे और कैरल इम्प्रूव भी नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर हम डॉक्टर कुबलर को फिर से देखते हैं, जो कि विंडल को सजेस्ट करता है कि वो पेन किलर्स का ओवरडोज देकर कैरल को मार दे और इस चीज से छुटकारा पा ले। इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और डेथ भी एक्सीडेंटल लगेगी। विंडल अब आखिरी बार कैरल को एक आर्कटिक एयर का स्टैचू गिफ्ट करता है। बार बार पूछता है कि क्या वो उसे सुन रही है। जब वो कोई भी जवाब नहीं देती तो वो उसे खाने में पेन किलर की ओवरडोज मिलाकर दे देता है। खाना खाते ही कैरल की मूवमेंट अचानक से वापस आ जाती है। विंडल पैनिक में कैरल से उल्टी करवाने जाता है, पर कैरल का सर उस स्टैचू से टकरा जाता है, जिससे खून बहने लगता है। कैरल मर जाती है और अब ये ओवरडोज से मर्डर केस बन गया था। विंडल डॉक्टर कुबलर को फोन करके सारी स्टोरी बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कहता है। विंडल कैरल को एक बॉक्स में डालता है और जैसे ही वो उसके लेग्स को काटने जाता है, अचानक कैरल चिल्लाने लगती है। पैनिक में विंडल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कैरल के सर से उस स्टैचू को निकालता है, जिससे कैरल ब्लीड आउट होकर मर जाती है। विंडल अब उस बॉक्स को लेकर एलिवेटर में जाता है, जहां पर फॉर सम स्ट्रेंज रीजन एलिवेटर कुछ फ्लोर नीचे जाने के बाद में रुक जाता है। अब विंडल की नेबर मिसेस एवरी उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। विंडल उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता। अब लिफ्ट में उस बॉक्स से ब्लड लीक होने लगता है और अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगती है।
जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। विंडल को लिफ्ट के होल से उसकी सारी पुरानी मेमोरीज दिखाई देने लगती हैं और बॉक्स के अंदर से एक हॉरिफिक गोल बाहर आता है जो कि कैरल का ही गोल था और वो विंडल को किस भी करती है। इस सब के बाद में हम विंडल को लिफ्ट में मैरिज एल्बम को पकड़कर बैठा हुआ देखते हैं। वो पागल हो गया था और अपनी शादी की कसम टिल डेथ डू अस अपार्ट को रिपीट कर रहा था। पुलिस आकर विंडल को कर्क्सडेल मेंटल हॉस्पिटल में डाल देती है और उनको कैरल की बॉडी बॉक्स के अंदर मिलती है। लेट मी रिमाइंड यू कि ये मेंटल असाइलम वही है जिसकी न्यूज बिल्कुल शुरुआत में हमने देखी थी। सैम यहाँ पर कहती है कि उसे ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी क्योंकि विंडल ने वही किया जो शायद सब करते, जिस पर मिस्टर डार्क ये कहते हैं कि किसी को भी दूसरे के फेट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इविल करोगे तो इविल ही होगा, कोई भी इविल बिना पनिशमेंट के नहीं जाता। फाइनली मिस्टर डार्क सैम को हाउस का सब बेसमेंट दिखाता है जहां पर बॉडीज को जलाया जाता था। मिस्टर डार्क लोगन की बॉडी को जलाने जाता है जिसे सैम रोककर अपनी स्टोरी कहती है। वो कहती है कि वो लोगन को जानती है और उसी की वजह से वो मारा गया है। वो यहाँ पर काम की तलाश में नहीं बल्कि लोगन के लिए आई है। और यहाँ पर फोर्थ स्टोरी सैम मिस्टर डार्क को सुनाती है। सैम एक घर में 1978 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म द बेबी सिटर मर्डर्स फिल्म देख रही थी। सैम को किचन के फोन पर मिसेस कुबलर का वॉइस मेल सुनाई देता है जहां पर वो ये कहती है कि लोगन ऊपर अपने रूम में अकेला है, उस पर टाइम टू टाइम नजर रखना, डिनर चाहिए तो बना लेना। इसी बीच डॉक्टर कुबलर कहते हैं कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मीनिंग लोगन डॉक्टर कुबलर का बेटा था और सैम उनके घर पर ही थी। शायद ये बेबी सिटिंग का काम कर रही थी। स्टार्टिंग में हमने फ्यूनरल में कुछ लोगों को देखा था तो उनमें से सबसे आगे बैठे हुए लोग जो थे वो लोगन के माँ बाप ही थे। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत से लेकर अब तक की सभी स्टोरीज के अंदर डॉक्टर कुबलर किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है। लाइक पहली कहानी में वो उस लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे जिसने उसका वॉलेट चुराया था। देन जेक के डॉक्टर भी वही थे, विंडल को एडवाइस देने वाले भी वही थे एंड नाउ लोगन के पिता भी वही हैं। सैम लोगन को चेक करती है और नीचे आकर अपने लिए डिनर बनाने लगती है। अब टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट किया जाता है जहां पर वो ये कहते हैं कि कर्क्सडेल असाइलम में आज एक इलेक्ट्रिक पावर सर्च हुआ था जिस दौरान रायट्स हुए हैं। देश के कुछ खतरनाक मेंटल पेशेंट्स वहां से भाग गए हैं। पुलिस अब लोगों को वार्न करती है कि अपना डोर लॉक कीजिए और पागलों पर नजर रखिए। जिस दौरान हम ये देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर विंडल बना हुआ था एंड वी नो की लास्ट स्टोरी में उसको इसी मेंटल असाइलम में भेजा गया था, तो मे बी उसने पुलिस की ड्रेस पहन ली होगी। अब सैम किचन में थी तो वो ये सब नहीं सुनती। कुछ देर के बाद में सैम ये देखती है कि एक आदमी जो सर से ब्लीड कर रहा था वो घर के हॉल में है। वो भागकर किचन में आती है और वो उसके पीछे पीछे आता है। वो आदमी क्लियरली अजीब सा बिहेव कर रहा था, उसे नहीं पता था कि वो वहां पर कैसे आया या फिर क्यों आया। सैम को ये लगता है कि ये असाइलम से भागा हुआ कोई पेशेंट है, इसलिए वो उससे शांति से बात करती है। वो उसको फर्स्ट एड देती है बट तभी वॉइस मेल पर फिर से मिसेस कुबलर का मैसेज आता है कि असाइलम से एक सीरियल साइको किलर भाग गया है जिसने छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारा था। वो लोगन को रूम में लॉक करने के लिए कहती है और इतना सुनते ही सैम फर्स्ट एड छोड़कर उस आदमी की फिंगर्स को जूसर में डालकर कुचल देती है। वो आदमी बहुत चिल्लाता है। जैसे ही सैम उस पर चाकू से हमला करने जाती है वो आदमी उससे बचकर सैम पर ही हमला करता है, उसे नीचे गिराता है और अब लोगन के रूम की ओर भागता है। जाते टाइम एक फोन आता है और जब वो उसको उठाता है तो सैम पीछे से आकर उस पर हमला करती है। दोनों में खतरनाक फाइट होती है। इस बार वो आदमी सैम को मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर टीवी में द बेबी सिटर मर्डर्स मूवी चल रही थी। कुछ सीन को फिल्म से सिंक किया गया है जो कि एक क्लेवर डायरेक्शन है। मूवी में भी बेबी सिटर बेहोश थी और यहाँ पर सैम भी। अब दोनों एक साथ उठती हैं और सैम एक रॉड लेकर लोगन के रूम में जाती है जहाँ पर वो आदमी पहले से ही था। इसी बीच लोगन अपने कैबिनेट में छुप गया था। अब एक बार फिर सैम और वो आदमी लड़ाई करते हैं। वो आदमी सैम का गला दबाकर मारने लगता है बट सैम अपनी लाइफ बचाने के लिए ये कहती है कि तुम किलर नहीं हो। यहाँ पर सर के चोट के कारण से वो आदमी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था तो वो सैम को छोड़ देता है, पर अब सैम उस आदमी को स्टेयर से नीचे धकेल देती है और नीचे आती है तो वो आदमी पूरी तरह से सर से ब्लीड कर रहा था। टीवी के अंदर हम एंड सीन को देख पाते हैं जहाँ पर बेबी सिटर बच्चे को बचाती है। अब सैम नीचे आकर उस टीवी को उसके चेहरे पर दे मारती है जिससे उस आदमी की बुरी तरह से डेथ हो जाती है। तभी डॉक्टर कुबलर और उसकी वाइफ घर पर आते हैं और ये देखते हैं कि एक लाश हॉल में
में पड़ी हुई है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस स्टोरी के असली पत्ते। यहाँ पर मिसेस कुबलर पूछती है कि ये कौन है, जिस पर डॉक्टर कुबलर ये कहते हैं कि सैम द बेबी सिटर। जी हाँ, यहाँ पर वो आदमी ही बेबी सिटर था जिसका नाम सैम था, और जो लड़की यानी कि कैनिबलिस्टिक सीरियल किलर यहाँ पर थी उसका असली नाम शार्लेट गिबन्स था। अब टूटी हुई टीवी स्क्रीन पर एक और इमरजेंसी न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है जहाँ पर वो लड़की की फोटो थी। वो ये कहते हैं कि ये असाइलम से शार्लेट गिबन्स भाग गई है, उसने 12 बच्चों को मारा है और वो टूथ फेरी के नाम से फेमस है। और ये न्यूज भी हमने फिल्म शुरू होते टाइम देखी थी। अब डॉक्टर कुबलर और मिसेस कुबलर को लोगन घर पर कहीं पर भी नहीं मिलता, पर घर के ओवन के अंदर से किसी चीज की जलने की बदबू आ रही थी, और जैसे ही वो उसको खोलते हैं तो लोगन को फेरी टूथ किलर ने मार दिया था और वहां से फरार हो गई थी। बट मिस्टर डार्क इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरता और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो ये पूछता है कि मर्डर करने के बाद यहाँ आने का क्या रीजन है। शार्लेट अब अपना चाकू निकाल कर कहती है कि वो स्टोरीज कलेक्ट करता है तो वो टीथ कलेक्ट करती है, AKA टूथ फेरी। अपना अपना शौक है और शौक बड़ी चीज है, बिल्कुल सही बात है। शार्लेट लोगन के मुंह से एक टीथ निकाल देती है, उसकी बॉडी को जला देती है और जाते टाइम मिस्टर डार्क के पेट में चाकू मारकर सॉरी कहती है। मिस्टर डार्क उस वक्त चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही शार्लेट वहां से जाने लगती है मिस्टर डार्क अजीब तरह से हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से। वो अब खड़ा होकर हंसते हुए ये कहता है कि उसने अपनी स्टोरी बताने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी ऑडियंस की स्ट्रेंथ को इग्नोर किया, यानी कि मिस्टर डार्क की स्ट्रेंथ को। वो अपने हाथ को खोलता है और उसके पेट से खून नहीं बल्कि एक पीला फ्लूइड निकलता है। मतलब मिस्टर डार्क इंसान नहीं था बल्कि डेविल का कोई रूप या फिर कर्स से घिरा हुआ डीमन था, और आई वुड से इस मॉर्चुअरी का प्रिजनर था। अब वो शार्लेट से ये कहता है कि द जॉब इज योर्स। शार्लेट उस हाउस में भागने लगती है पर वो उसमें ट्रैप हो गई थी। सभी डोर और विंडोज अपने आप लॉक हो चुके थे। वो जब भी गेट के बाहर जाती तो वो उसी मॉर्चुअरी के अंदर आ जाती थी। शार्लेट अब लाइब्रेरी के अंदर आती है और पूछती है कि ये सब क्या है, तुम हो कौन। मिस्टर डार्क ये कहता है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, मैं भी एक ट्रैवलर था दूसरे शहर से। कई साल पहले इस हाउस के अंदर ट्रैप हो गया था। ट्रैप होने के बाद में उसने यूनिवर्स के अनसीन लॉस के बारे में जाना, यानी कि सोल्स, डीमन, डेविल एटसेट्रा। वो ये बताता है कि हर एक एक्शन अपना रिपल छोड़ता है, हर एक एक्शन का एक नतीजा होता है। उसका ये कहना था कि इस लाइब्रेरी के अंदर शार्लेट की बहुत सारी स्टोरीज हैं और उसकी नई स्टोरी तो अब शुरू हो रही है। मिस्टर डार्क लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को गिराता है। अब उन बुक्स के अंदर से कई सारे नन्हे डीमंस बाहर आते हैं जो कि उन बच्चों की आत्माएं थीं जिसे शार्लेट ने मारा था। अब सभी डीमंस शार्लेट पर हमला करते हैं और लोगन का डीमन शार्लेट से अपने टूथ को वापस लेता है, उसे फिर से अपने मुंह के अंदर लगा लेता है, जो कि काइंड ऑफ फनी था। वो सब छोटे डीमंस मिलकर शार्लेट को मार देते हैं और उसकी स्किन को खाने लगते हैं, क्योंकि शार्लेट भी कैनिबलिस्टिक नेचर की थी जो कि इन बच्चों को मारकर काइंड ऑफ खा लिया करती थी। खैर मिस्टर डार्क अब शार्लेट की बॉडी को प्रिपेयर करने लगता है, उसके अंदर वही फ्लूइड इंजेक्ट करता है जो कि उसके अंदर था। फाइनली वो उस बटरफ्लाई ग्लास को खोलता है और वहां से वो बटरफ्लाई उड़कर चली जाती है, विच इंडिकेट्स कि मिस्टर डार्क इज ऑल्सो फ्री नाउ। इफ यू रिमेम्बर, मिस्टर डार्क ने शार्लेट से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया था, तो शायद वो यही डील थी कि वो उसकी जगह अब ले लेगी। वो सालों बाद हाउस से बाहर जाता है और हाउस से बाहर जाते ही कुछ पल में उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शार्लेट अब फिर से जिंदा हो गई है और उसका चेहरा सिला हुआ लग रहा है, जिसको देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। इट लुक्स लाइक जैसे किसी ने कपड़े को सिल दिया हो। अगले सीन में हम पहले सीन वाले बच्चे को देखते हैं जो शायद अपना कैमरा लेने वापस आया था, जिसे शार्लेट एक डेथ स्टोरी सुना रही थी। मीनिंग अब शार्लेट हाउस की मॉर्टिशियन बन गई थी और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मॉर्चुअरी कलेक्शन की कहानी। यहाँ पर क्लियरली मिस्टर डार्क एक ह्यूमन नहीं था बल्कि एक स्टोरी टेलर फोर्स था जो सबसे इविल काम करने वाले को मॉर्टिशियंस बनाता था। यहाँ पर मॉर्टिशियन का जॉब एक पनिशमेंट है सोल के लिए। मरने के बाद अपने इविल एक्शंस के नतीजे के तौर पर शार्लेट के सोल को अब सालों तक मॉर्टिशियन बनकर रहना पड़ेगा। वो यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती और उसका चेहरा ऐसा हो चुका था कि वहां पर अंदर भी कोई नहीं आएगा। मिस्टर डार्क यहाँ पर क्लियरली 100 साल से भी ज्यादा ओल्ड था। हम फोटो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि वो मिस्टर डार्क ही था।
ऐसा लगता है कि जब कोई किसी मॉर्टिशियन को मारता है तभी उस मॉर्टिशियन की सोल को मुक्ति मिलती है और उसका एंड होता है। मिस्टर डार्क को शायद से शार्लेट की स्टोरी पहले से ही मालूम थी, इसलिए उसने उसको जॉब का ऑफर दिया और टूर करवाया। उसको शार्लेट की किलिंग पोटेंशियल मालूम थी। जब शार्लेट ने उसे मार डाला तो मिस्टर डार्क बहुत ही ज्यादा हंसने लगा था, क्योंकि अब उसकी सोल को आजादी मिल गई थी। क्योंकि डार्क पहले से ही मर गया था तो वो हाउस से बाहर जाते ही एक्सप्लोड हो जाता है। इट वॉज लाइक कि उसकी सोल खत्म हो गई थी। और इस मूवी की 5वीं कहानी मिस्टर डार्क और शार्लेट की ही थी, जो कि शार्लेट उस छोटे बच्चे को सुना रही थी। बेसिकली यहाँ पर हर स्टोरी का अपना अपना एक टोन है। पहली कहानी काफी सिंपल और बेसिक है। दूसरी कहानी काफी ज्यादा कॉमेडी और बहुत ही ज्यादा ग्रोस है, जिसने मुझे पर्सनली अनकंफर्टेबल किया। ये डरावनी नहीं थी लेकिन बहुत ही ज्यादा ग्रोस थी। तीसरी कहानी एक ट्रेजेडी है और बेहद इमोशनल है। फोर्थ और फिफ्थ सस्पेंस, हॉरर और स्लैशर है। मोटो ऑफ द फिल्म ये है कि इविल करोगे तो इविल ही होगा, इसलिए डॉक्टर कुबलर को अपनी इविल एडवाइसेस का नतीजा भुगतना पड़ा। उनका बेटा लोगन मर गया एंड इसी सेंस में ये 5 स्टोरीज कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट अगर आप मूवी की स्टार्टिंग में बुक को ओपन करने वाले हाथों को देखेंगे तो वो एक लड़की के हाथ लगते हैं, तो वो पक्का शार्लेट के ही थे, द न्यू मॉर्टिशियन। ये एक प्रॉपर हॉरर फिल्म है जहां पर आपको जंप स्केयर्स के साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। आई पर्सनली बिलीव कि ये मॉर्चुअरी डेविल था। ये सोल्स को कंज्यूम किया करता था और घर में जो कोई भी परफेक्ट कैंडिडेट आता था उसको ये मॉर्टिशियन बना दिया करता, जो कि और नेक्स्ट परफेक्ट कैंडिडेट का वेट किया करता था। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर डार्क ने शार्लेट का वेट किया। इस मॉर्चुअरी का जो सब बेसमेंट था वो शायद से इसका पेट था, जो कि बॉडीज और सोल्स को कंज्यूम करता था। मिस्टर डार्क और स्टार्टिंग में एक लेडी के हाथ में दिखाई गई जो वॉच थी वो मेरे हिसाब से डेविल्स वॉच थी, जो कि इस मॉर्चुअरी के ओपन और क्लोज होने की टाइमिंग और भूख को दर्शाता था एंड मॉर्टिशियंस के लाइफ स्पैन को भी, कि वो कितने सालों से यहाँ पर ट्रैप्ड हैं। बाकी इन सब के ओरिजिन्स जो हैं वो अननोन है, तो मेरे हिसाब से इसका एक सीक्वल आना चाहिए जो कि थोड़ा इस मॉर्चुअरी के बारे में हमको बताए। लाइक हु स्टार्टेड दिस, फर्स्ट मॉर्टिशियन कौन था और मिस्टर डार्क यहाँ पर कैसे ट्रैप हुआ। एंड आई वुड लव टू सी ऑल दैट। कुछ CGI यहाँ पर मुझे चीप लगे बट ओवरऑल फिल्म पसंद आई। खैर आपका क्या ख्याल है, डू लेट मी नो। तो दोस्तों ये थी फिल्म द मॉर्चुअरी कलेक्शन की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए